हम बात कर रहे थे KW की, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। के ये KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब आपको पता है वाटर क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट डिसोसिएट होता है। तो वाटर की इक्वेशन क्या होगी? OH नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव, यही होगी ना। ये डिसोसिएशन इक्वेशन हो गई वाटर की, या आयनाइजेशन कह लें, ठीक है दूसरे लफ्जों में। तो के इसका इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है आपके पास? OH नेगेटिव है एंड H3O पॉजिटिव है, और नीचे क्या है? H2O है, ठीक है। अब आपको पता है जब लिक्विड टर्म होती है तो वो क्या होती, कांस्टेंट होती या नहीं होती? जब मैंने आपको कहा था कि प्योर लिक्विड हो तब वो क्या लेंगे, हम कांस्टेंट लेंगे। तो इस के को इस प्योर लिक्विड के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और मेरे पास बचेगा क्या? OH नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास बच गया। अब देखिए ये जो के इंटू वाटर है, वाटर का स्केयर, ये इसे हम कहते हैं KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखिए प्रोडक्ट है ये दरमियान में, किसका प्रोडक्ट है? आयंस का, ठीक है। ये प्रोडक्ट हो रहा है और किसके साथ हो रहा है? वाटर के साथ, इसलिए इसे हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसके इक्वल होता है? H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब एक बात बताएं, न्यूट्रल जब सॉल्यूशन हो तो उसमें आयंस की तादाद इक्वल होगी या नहीं होगी? जी जी सर, इक्वल होगी। तो एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, ये बात भी याद रखनी है। किस पे? एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, 8298 केल्विन। 298 रूम टेम्परेचर होता है या नहीं? रूम टेम्परेचर होता है ना सर ये। रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस। तो 8298 डिग्री पर हमने देखा एक्सपेरिमेंटली कि जो इसकी वैल्यू आती है KW की 10⁻⁻14 आती है। क्या मतलब है इसका? कोई बता सकता है इस वैल्यू का मतलब क्या है? जी क्या शो करवाती है? हाँ जी, 10⁻⁻14 का क्या मतलब हो सकता है? सर इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन भी इसमें 7 होंगे और हाइड्रोक्साइड इक्वल क्वांटिटी में होंगे। नहीं, इसका मतलब ये शो करवा रही कि वाटर बहुत कम डिसोसिएट होता है, माइनस में पावर है। यानी वाटर अगर जीरोज लिखने शुरू कर देना, 0 0 0 0 0, 13 जीरो आएंगी, फिर जाकर 14 आएगा, ठीक है। समझ आ रही है? तो मतलब अगर 100% वाटर लिया था तो एक लिया था हमने, एक लिया था तो एक में से इतना हिस्सा डिसोसिएट होता है जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं। समझ आ रही बात की? जी यस सर। ये हमें शो करवाती है कि वाटर बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है आपके पास। अब हम देखते हैं आगे। अब आपको पता है न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा होता है जिसमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो? H OH नेगेटिव। के। OH माइनस। और एसिडिक कौन सा होगा जिसमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा हो ज्यादा। से। हाँ बेसिक कौन सा होगा? जो कम हो। ठीक है, सॉरी, OH ज्यादा। ठीक है। तो ये तीन चीजें होती हैं हमारे पास। अब न्यूट्रल है ये वाटर, आपको पता है न्यूट्रल होता है। आप जो घरों में वाटर यूज करते हैं न्यूट्रल होता है? नो। नो सर। अगर न्यूट्रल होता तो हाँ हम लोग सर। अभी के ऊपर पहुंचे हुए थे सब लोग। इसमें कुछ सर आयंस वो होते कैसे? हैं, इसमें कुछ आयंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनमें, नमकियात होती हैं, ठीक है।
जो हमारी बॉडी के और लिए सर जो बहुत ज्यादा डिस्टिल्ड जरूरी है। वाटर होता है उसमें तो जिस तरह के कोई आयंस नहीं होते डिस्टिल्ड वाटर में। डिस्टिल वाटर में भी आयंस होते हैं। आयन अगर टोटली कंप्लीटली आप रिमूव कर देना तो हमारी बॉडी के लिए डैमेज कर सकते हैं, पैरालाइज्ड हो जाती है हमारी बॉडी अगर इनकी हमें कंसंट्रेशन प्रोवाइड ना की जाए एक्यूरेटली। ठीक है। आयंस वो भी, आपको जो वाटर डिस्टिल्ड भी होता है ना, वो भी न्यूट्रल नहीं होता, जाकर देख लीजिएगा, उनकी पीएच पूछिए उनसे। ठीक है। एक मिड रेंज सर की वो हम पीएच होती है जी। एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों यूज करते हैं डिस्टिल वाटर? आप जो डिस्टिल वाटर यूज करते हैं ना, जो डिस्टिल वाटर जो यूज कर रहे होते हैं वो इसलिए यूज करते हैं कि वो जो इम्प्योरिटीज से पाक होता है, एक तो एक्सपेरिमेंट ठीक आते हैं। ठीक है। सर फिर हम ये क्यों कहते हैं कि डीआयनाइज्ड है या डिस्टिल्ड है या डीमिनरलाइज्ड है? यही बात आ जाती है ना मिनरल्स कि नहीं होती उसमें। हाँ जी, उसमें मादनियात नहीं होती, वो आप समझ ले कि प्योर होता है। ठीक है। यस। समझ आ रही? प्योर वाटर उसी को तो कहेंगे ना जिसकी पीएच 7 होगी। जो हम घरों में यूज करते पानी, उसकी पीएच कतन भी 7 नहीं होती। ये याद रख लें बात आप। ठीक है। यस सर। तो ये सर वो बात, ड्रिंक कर सकते हैं हम डिस्टिल्ड वाटर जो लैब्स के अंदर होता है? स्टिल वाटर ड्रिंक हो सकता है, लेकिन पता क्या है, वो आप एक मखसूस वक्त तक यूज करते रहेंगे ना तो आपकी बॉडी में एक आयंस की कंसंट्रेशन की कमी हो जाएगी। ठीक है, जिससे बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ये जो आपको पता वाटर कैसे बनाते हैं, इवेपोरेशन के मेथड से भी हम नमकियात, जो समुंदर का पानी होता है, नमक कैसे कलेक्ट करते हैं हम, एक बड़ा सा उस पे लगा देते हैं इवेपोरेटर, और उसको हीट करते हैं, और उधर नमक क्या होता है, नमक जो होता है, वाटर जो होता है इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है। जी। और पीछे हमारे पास क्या बच जाता है, नमक बच जाता है। तो जो हम समुंदर का पानी ले रहे होते हैं सारा, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ हद तक आयंस मौजूद होते हैं, नमक के भी, NaCl के भी, और दूसरे कंपाउंड्स के आयन मौजूद होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ठीक है। यस सर। तो उनकी वजह से इनकी एसिडिक नेचर नहीं होती इतनी, सॉरी न्यूट्रल नहीं होता वाटर जो हमारे पास होता है। अब ये एक बात ये याद रख लें, आपको पता चल गई इतनी वैल्यू होती है, और आपको पता है मैं H पॉजिटिव की जगह पे OH लिख सकता हूँ, या OH की जगह पे भी H पॉजिटिव लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। ऐसे है या नहीं है? तो इन दोनों की वैल्यू, ये H पॉजिटिव का क्या आ जाएगी, स्केयर आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी, 10⁻⁻14 और 2। ऐसे होगा या नहीं होगा, बताएं जी। -7 का स्क्वायर नहीं आएगा? हाँ, -7 का ऐसे स्क्वायर हो नहीं जाएगी। आएगा। -7 14 हो जाएगी ना टोटल वैल्यू। यस सर। ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, KW आ रहा है, यही होगा ना। ठीक है। तो -10 आ जाएगी ये आपके पास 14। तो टोटल आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, आपके पास टोटल कितनी आ गई, PH कितनी होगी टोटल जी, 14। 14 14। हो जाएगी। ठीक है। और आप बाद में H की दूसरी OH की कंसेंट्रेशन फाइंड करेंगे, वो कितनी होगी, 10⁻⁻7 होगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी हमारे पास आएगी, PH एंड POH को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 14। 14 आ जाएगी ना। ठीक है। पी यस। का यस। लाग ले लिया हमने, ये आसान है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, 9-10 की बुक्स में भी लिखा हुआ है, बहुत आसान है, इसमें टाइम कंज्यूम नहीं करना। ठीक है। अब हम एक रिलेशन की तरफ जाते हैं। एक रिलेशन आता है हमारे पास, A × KB = W। ये रिलेशन पहले KW पता है, ये कि जो Ka होता है और Kb का प्रोडक्ट होता है, ये वाटर के आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल होता है जी। इसका कोई आइडिया है आप लोग को? जी यस सर, सर। बुक में है। हाँ, बुक में है। ठीक है। मैं इसका प्रूफ आपको बताता, इसका मतलब समझते हैं पहले। ये जो के बताता है कि कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, क्या बताता है, कॉन्जुगेट एसिड। और के बी क्या बताता है, कॉन्जुगेट बेस
अब अगली बात गौर करने वाली कि कंजुगेट बेस ऑफ सेम एसिड, किसकी? सेम एसिड की कंजुगेट बेस होनी चाहिए। बात की समझ आई या नहीं आई? जिस एसिड का आप कंजुगेट एसिड ले रहे हैं उसी की कंजुगेट बेस होनी चाहिए, अदरवाइज कोई और बेस ले लेंगे तो वाटर के आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगी। इसको मैं मिसाल से समझाता हूँ, बड़ा आसान है, देखें फिर। ये मेरे पास एक कंजुगेट एसिड है NH4। एसिड वो ही होता है ना जो पॉजिटिव चार्ज रखता हो लेविस के मुताबिक। अब देखें H3O पॉजिटिव प्लस NH3, ये क्या चीज है? कंजुगेट एसिड है या नहीं है? अब मुझे बताएं इस कंजुगेट एसिड की कंजुगेट बेस क्या बनेगी, बताएं जल्दी बताएं। हाँ जी, H3O प्लस। क्या चीज? NH NH3। NH3। हाँ जी, NH3 बनेगी। दोबारा सोच ले, जी सर NH3 हो गई। NH3 हो जाएगी। तो इसकी इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? पहले का एक्सप्रेशन मुझे लिखवाएं कि किसके। ये एसिड नहीं है? जी जी, NH4 पॉजिटिव एसिड नहीं है? हाँ जी, कंजुगेट एसिड ही है ना, कंजुगेट सर इसको एसिड। एसिड क्यों बोल रहे हैं, ये तो एसिड है। क्योंकि ये एक बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनता है, पहले नहीं बताया आपको? सर वो तो है, लेकिन जो हम लोग के की वैल्यू लिख रहे होते हैं वो तो एसिड नहीं होता, हाँ जी, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये एसिड ही है। कंजुगेट एसिड इसलिए कहते हैं कि बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया है ये एसिड ही। जी सर। कंफ्यूज ना हो, एसिड ही है, लेकिन कंजुगेट एसिड कह दें ताकि कंजुगेट एसिड इसलिए कहते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टन लोरी है। लेविस के मुताबिक देखा जाए तो ये एसिड है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। समझ आ रही बात की? एसिड ही है, लेकिन हम इसलिए कॉन्जुगेट यूज कर रहे हैं क्योंकि ये बेस के प्रोटॉन देने से बनता है, सॉरी बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनता है। ठीक है। जी सर। NH3 सर को आप हम जी, इस एग्जांपल की बजाय कोई सिंपल वाला एसिड ही ले लें, हाँ कोई भी ले सकते हैं। HCl यूज कर लें। अभी आप पहले इसको तो समझ लेना, ठीक है। जी सर। कोई भी यूज कर सकते हैं। HCl को यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने पहले बता दिया कि उसके लिए हम एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, जी सर। बताया या जी नहीं? सर। सर तो वो तो है। तो बस इसलिए हम यूज कर रहे हैं। अब देखिए इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी? NH3 होगी। जी सर। अब इसमें वाटर ऐड कर दिया, इसकी डिसोसिएशन करवाएं तो क्या एक्सप्रेशन आएगा? NH4। ये देखिए कॉन्जुगेट एसिड बन गया या नहीं बन गया? हाँ जी, बन गया या नहीं बन गया कॉन्जुगेट एसिड? तो बन हमने गया। तो बात ही की है कॉन्जुगेट एसिड हो और उसी का कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। ठीक है। अब इसका ऊपर वाले का एक्सप्रेशन क्या आएगा बताएं? NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, यही आएगा ना। वाटर को हम लेते नहीं क्योंकि एक्सेस में है। सॉरी, ये क्या लिख ऊपर दिया? नहीं ये ऐसे नहीं। ऊपर H3O पॉजिटिव नहीं है कि सर फर्स्ट हाँ, इक्वेशन में? ऊपर H3O पॉजिटिव आएगा। ऊपर वाली इक्वेशन का क्या आएगा हमारे पास? सर H3O पॉजिटिव NH3 हाँ जी, H3O पॉजिटिव एंड NH3 NH3। दूसरी इक्वेशन का क्या आना था हमारे पास? KB, उसका आना NH4 था को NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। OH नेगेटिव। OH नेगेटिव। अब देखिए आपको फार्मूला बताया था कि फिर ये किसके, OH कहाँ से आया? OH उसी में से आया ना, बेस वाटर ऊपर से? वाली इक्वेशन जो थी। ओके। अब देखिए फार्मूला यही बताया था आपको। अब मल्टीप्लाई करें इन दोनों को जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? एक मिनट, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने? कॉन्जुगेट एसिड बेस। सर वो इक्वेशन दोबारा से लिख रहे हैं जिस इक्वेशन से ये ड्राइव किया ताकि हमें पता चले साथ साथ। हाँ एक वो मिनट, नहीं है ना यहाँ पे, तो समझ नहीं आ रही। चलें अभी दोबारा से।
ये थी आपके पास कॉन्जुगेट बेस और H2O। ठीक है, अब देखें इसका कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस हो गया और क्या साथ कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब इसकी के भी लिखें, इसका के भी क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट क्या है ऊपर NH4, हमने नीचे NH3 को मिस कर दिया था, वही मैं देख रहा था, हमने वो लिखा ही नहीं NH3 ना आएगा नीचे जी, जी सर। वो तो हमने लिखा नहीं था। अब इसी का कॉन्जुगेट एसिड ले लिया और उसकी क्या करवा दी, डिसोसिएशन करवा दी, उसका एक्सप्रेशन लिखना है अभी। क्या आएगा उसका एक्सप्रेशन, हमारे पास H3O प्लस NH3। ठीक है, अब इसकी Ka क्या आएगी बताएं, H3O H3O पॉजिटिव पॉजिटिव, NH3 NH3 और एंड NH4। NH4। अब एक बात बताएं, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपको नहीं लगता कि, अब मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, NH3 नीचे इधर ऊपर है कैंसिल हो जाएगा, NH4 भी कैंसिल। NH ऊपर है इधर नीचे कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा क्या, Ka हाइड्रोनियम इंटू आयन और के हाइड्रोक्सिल भी आयन। किसके इक्वल आ जाएगा, H पॉजिटिव आइंस H3O पॉजिटिव के एंड OH नेगेटिव। आपको ये पता है कि H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव किसके इक्वल होती है, KW के। तो ये प्रूव हो KW गया। के। हाँ जी, समझ आई इसकी या नहीं आई जी। आ आ गई है गई। सर। ठीक है, तो ये एक प्रूफ था, आपको पता होना चाहिए कैसे आता है ये। अब पीएच की बात करते हैं हम। पीएच क्या चीज होती है, पीएच होती है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये अक्सर एमसीक्यूज भी पूछते हैं, आयन कितना पोटेंशियल है उसमें, पावर कितनी है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसको पीएच कहते हैं। ठीक है, एसिड के लिए आपको पता है पीएच क्या होती है, बेस के लिए क्या होती है आपको पता है, हम न्यूमेरिकल करते हैं। आपके पास लेट्स सपोज पीएच है जी 10 पीएच फाइंड करनी है आपने, अगर कंसंट्रेशन हो 10⁻⁻⁴ मोलर H2SO4। अब बताएं इसकी पीएच कितनी हो जाएगी जी। सर इसको डिसोसिएट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को। हाँ जी, पहले H2SO4 को H2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव यही करेंगे आएगी ना डिसोसिएट। पीएच, जी। तो 4 आंसर आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। नो सर, नो दो सर, हाइड्रोजन आयंस है ना क्या दो आएगा, नहीं। सर सर, दो दो हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं ना। बिल्कुल सही बात है, तो मो- यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, यही मैं देखना चाह रहा हूँ, समझ आ रही बात की। जी सर। कंसंट्रेशन में 2 आएगा, क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है सिर्फ किसकी दी हुई है, एक की। ठीक है, जी। तो इस तरह से ये इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, 3.7 आ जाएगी पीएच। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल था एक। अगर आपसे कहा जाए कि जी फाइंड पीएच ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4, अब क्या करेंगे। हाँ जी, मैंने एक फार्मूला लिखवाया था कि नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होती है, मोलैरिटी इनटू एन, ये बताया था या नहीं एन फैक्टर, यस सर, बताया। सॉल्यूशन जी वाले सर। चैप्टर में। तो आप इससे क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी को किस में ले आएंगे बताएं, मोलैरिटी सर, में। तो मोलैरिटी में। 0.1 कितना होता है, अब देखिए नॉर्मेलिटी कितनी है आपके पास, सर 0.1 है ना, 0.1 है। डिवाइड करेंगे n फैक्टर से। एन फैक्टर कितना है, 2 होता है। कैसे 2 है इसका। 2 तो मोलैरिटी आ जाएगी, आगे आप कर लेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात की, आगे पीएच तो आप निकाल सकते हैं। सर दोबारा ये 2 बता दें। सर मैंने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया था, तो ये ये एन दोबारा फैक्टर सर 2 हम कैसे लेंगे? ये जो होता है ना एन नॉर्मेलिटी जो होती है, प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुने, ये क्योंकि इसमें आप लोगों की गलती है, पापा किसी की अंदर भी सोना गलती। क्या ठीक हो है, गया। एक बात याद रख लें एक जी, जगह डिसाइड कर लिया अगर बुक अम्मी वो दोनों वाले रोटी खा ली, मेरे तो ऐसे भारी हो रहा है जैसे। एक चीज याद रखें, लेक्चर आपने हर लाजमी लेना है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर जो होते हैं वो नेक्स्ट से मैच कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेजे जाते हैं, कुछ लोग मसरूफ होते हैं ताकि वो बाद में लेक्चर सुन सकें। अब देखिए नॉर्मेलिटी जो होती है ना, फार्मूला होता है कन्वर्जन का, मैंने उधर प्रूव भी किया था, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, ये आप सॉल्यूशन वाला लेक्चर लेंगे ना, जब पहले पहले न्यूमेरिकल करवाए हैं मैंने, उसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, अब मोलैरिटी हमारे पास नॉर्मेलिटी दी हुई, कितनी नॉर्मेलिटी 0.1, और एन फैक्टर H2SO4 का कितना होता है बताएं? 2 होता है। 2 होता है, ये मैंने सारा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, आप लेक्चर दोबारा सुनिए। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो मोलैरिटी आ जाएगी आपके पास। अब मोलैरिटी आ गई, मोलैरिटी क्या होती है? कंसंट्रेशन ही तो होती है ना H पॉजिटिव आयन की जी। ठीक है, जी तो यस आप, सर। तो इसके लिहाज से आप पीएच फाइंड कर लेंगे, फिर माइनस लॉग इंटू 2 इंटू 0.1/2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आप माइनस लॉग ऑफ 0.1 लेंगे। ठीक है, तो ये जी पीएच आ गई। पीएच के न्यूमेरिकल पेपर में नहीं आते, बस मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट के लिहाज से ना करवा रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि नॉर्मेलिटी को कैसे कन्वर्ट करना है। जो जिस बंदे ने सोल्यूशन वाला चैप्टर नहीं सुना, याद रख ले, सुन ले, वो पेपर में ना फिर ऊपर नीचे ना देखेगा ऐसे पेपर, क्योंकि पहले तो मैंने बिल्कुल ही है बच्चों वाले पेपर ऐसे के ना चले, आप लोगों को इतना मैंने कहा थोड़ा सा आइडिया हो जाए, आप लोग ये ना कंसीडर करें कि हमें कुछ आता नहीं है। लेकिन ये जो 2 चैप्टर है ना, बहुत मेरे फेवरेट हैं, ये इक्विलिब्रियम हो गया और सॉल्यूशन। पेपर कॉन्सेप्चुअल होगा, आप भूल जाएंगे कि पेपर कॉन्सेप्चुअल होगा, और जो चीज मैंने पढ़ाई होगी ना, बोली होगी, लिखवाई होगी, उसी में से पेपर होगा, ये बात भी याद रख लें। ठीक है, बाहर कोई भी चीज नहीं होगी। तो ये सॉल्यूशन और इक्विलिब्रियम दोनों चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लें, पेपर मैंने बना भी दिया, ऑलरेडी बना दिया, और 20 MCQs हैं उसमें। ठीक है, अब हम बात करते कॉमन आइन इफेक्ट की, हमारा लास्ट टॉपिक है, बस इसके बाद सोलबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा। कॉमन आइन इफेक्ट क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि सर सेम, बफर नहीं पढ़ेंगे? बफर पढ़ाता हूँ। कॉमन नाम से पता चल रहा है कि जी सेम। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या है? सेम, जैसे HCN और H पॉजिटिव। ठीक है, KCN, K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। अब देखिए ये जो आयन प्रोड्यूस हो गया कॉमन, ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉमन आयन के। आप एक इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट, पहले से वीक है, आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड करते हैं, जिसका क्या इफेक्ट होता है कि कॉमन आयन वो प्रोड्यूस कर देता है, सेम आयन प्रोड्यूस कर देता है। तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा? बैकवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा जी? बताएं बैकवर्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए प्रोडक्ट में, मैंने आपको लीच एटलियर के मुताबिक बताया भी था कल, कि प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, तो बैकवर्ड रिएक्शन है। बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, द सप्रेशन इन डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कॉमन आयन यही कहता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी में वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ आ रही है? ये क्यों इस्तेमाल करते कॉमन आयन इफेक्ट? कोई बताएगा इसकी एप्लीकेशन? प्यूरिफिकेशन के लिए। हाँ जी बिल्कुल, प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक चीज जो इम्प्योर होती बार बार उसे क्या किया जाए? प्योर किया जाए, प्योर किया जाए। ठीक है, एक मैंने आप लोगों को ना कुछ टास्क दिया था सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, कि जो मोलैलिटी होती है वो लोअरिंग इन, आप कह लें कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली क्यों होती है? किसी ने सर्च की? बताएं। सर अभी वो लेक्चर नहीं दिया। अच्छा, आपने साफ ही जवाब दे दिया, किसी और ने जहमत की थोड़ी बहुत? यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत पूछते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन दिया जाए वो कोई नहीं सर्च करता, कि
एलिवेशन इन टेम्परेचर मैंने आपसे कहा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलैलिटी के ही क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसी ने नहीं तलाश किया। कमाल है वैसे। चले ढूंढेगा उसे, कल पूछूंगा दोबारा से। सॉरी की बात नहीं, लेकिन छोटा सा काम था, तो आप लोग कल दोबारा से मैं आपसे पूछूंगा। हर बंदा उसे सर्च करे, आपका ही फायदा है। देखिए मैं, मेरा कोई उसमें कोई फायदा नहीं, मुझे पता है, मुझे पता होने से मैं तो आपको यही चाहूंगा वो नॉलेज आप तक भी जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, कितने चैप्टर हम लोगों ने कर लिए, 6 और 7वां चैप्टर चल रहा है। ये चैप्टर आपको 4 सालों में बामुश्किल पढ़ाते हैं, ये 7 चैप्टर। वो भी पता नहीं कैसे रुला रुला कर पढ़ाते हैं, और इतना पढ़ाते भी नहीं है जो हमने 8-9 दिनों में किए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको काम दिया जाए तो आप उसे देखा करें। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट था जी, कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले से मौजूद है, उसमें अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जाए तो उसकी जो डिसोसिएशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक। क्या बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? बफर सॉल्यूशन जी, बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो पीएच के खिलाफ तो रेजिस्टेंस शो रेजिस्ट करे। करते हैं पीएच को। अच्छा, पीएच को रेजिस्ट करते हैं। अच्छा, चेंज इन मैंने पीएच मैंने को ये रेजिस्ट तो नहीं करते हैं। बात सुनी कि पीएच को रेजिस्ट करते हैं, ये कभी भी नहीं सर मैंने चेंज इन वर्ड। पीएच को, चेंज इन जो पीएच। उनकी पीएच होती है हाँ उसको, जी, उसमें जो चेंज आ पीएच जाए ना तो चेंज उसको को रेजिस्ट रेजिस्ट करते हैं। करते हैं। आप मुझसे ये कह दें कि इंट्रोपी, आप मुझसे, मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन पूछा था पिछले सेशन में ना, मैं पढ़ा रहा था, मैंने जानबूझकर एक के लिखा एट इक्विलिब्रियम विच वन इज मिनिमम, विच वन इज मिनिमम। तो मैंने इनको बताया था डेल जी 0 होगा, लेकिन मैंने पेपर में बता सिर्फ जी लिख दिया। मोस्टली लोगों ने जी जी लगाया वो। मैंने कहा बड़ी बात है, कॉन्सेप्ट तो पकड़ा है ना इन्होंने, चाहे डेल्टा का फर्क रह गया, कॉन्सेप्ट तो था ना। तो ऐसे नहीं करना, ये गलत हो गया आपका। उधर पेपर में आया तो पेपर वाले ने तो नहीं कहना कि डेल्टा का फर्क है, डेल्टा ही तो फर्क है। समझ आ रही बात की? तो चेंज जी सर। बहुत बड़ा लफ्ज है, चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करते हैं, पीएच को रेजिस्ट नहीं करते। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप बाहर से कोई चीज खाते हैं, एसिडिक भी होती है, होती या नहीं होती, बेसिक भी होती है। होती है सर। तो बफर सॉल्यूशन हमारी बॉडी में मौजूद है, वो सॉल्यूशन जो पीएच को बदलने नहीं देते। सर दोनों है हमारी बॉडी के अंदर, एसिडिक हाँ और जी, बेसिक। दोनों होते हैं। ब्लड हमारे पास एग्जाम्पल। एसिडिक होता है, ब्लड जो होता है एसिडिक जी। होता है हमारे पास। ठीक है, और बेसिक भी होंगे बॉडी में। तो देखिए, जो बफर सॉल्यूशन होते हैं ये पीएच को चेंज नहीं करते। मिसाल के तौर पर मेरे पास मेरी जो पीएच थी ब्लड की वो 7.35 थी। अब मैंने थोड़ा सा एसिड ले लिया है, लेट्स सपोज 0.01 का 0.001 मोल एसिड मैं कंज्यूम कर चुका हूँ। ठीक है, मोलर एसिड, यानी इतना वीक एसिड मैं ले लिया है। तो पीएच इसके साथ क्या करेगी, ब्लड जो होगा हमारा बफर सॉल्यूशन, ये इसको रेजिस्ट करेगा। ठीक है, ये कहेगा पीएच चेंज नहीं करनी आपने। तो वो सॉल्यूशन जो पीएच को चेंज ना होने दें, समझ आ रही है, पीएच चेंज को कंट्रोल करें, वो कौन से होंगे, बफर सॉल्यूशन होंगे। लेकिन एक बात याद रख लें, कम अमाउंट में एसिड लेने से, स्मॉल अमाउंट में एसिड खाने से, या आप कह लें कंज्यूम करने से, अगर आप डायरेक्टली HCl को खा लें या पी लें उसे, HCl को, कोई बंदा बचेगा नहीं, बचेगा, इम्कान ही नहीं है कोई बच जाएगा। समझ आ रही है? क्यों नहीं? क्योंकि सर उसकी जो पीएच होती है वो ऑलरेडी बहुत कम होती है, 2-3 पीएच होती है उसकी। लेकिन ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.35 होती है। समझ आ रही बात की? अब देखिए, इतनी पीएच वाला ऐड करेंगे तो पीएच डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी, बताएं? हाँ जी,
डिक्रीज होगी एसिड ले रहे हैं आप तो पीएच डिक्रीज हो जाएगी, तो आपका ब्लड तो एसिडिक हो जाएगा, मजीद एसिडिक हो जाएगा। ऑलरेडी एसिड था तो स्ट्रॉन्ग एसिड में चला जाएगा, तो आपकी बॉडी का निजाम दरम बरम हो जाएगा सब। तो कम अमाउंट वाला एसिड, वीक एसिड, HCl कभी आप हाथ पर नहीं फेंक सकते, तो खाने का तो दूर का कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, जी तो सर, जैसे स्मॉल लेमन अमाउंट, हो सर गया जब हम उसमें हाँ लेमन जी यूज लेमन होता है। हो गया, उसकी पीएच ज्यादा होती है। ठीक है, पीएच ज्यादा होती, कम नहीं होती, कम वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, बाज औकात लग रहा होता है कि पीएच ज्यादा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ऐसा नहीं है। पीएच इनवर्स होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के। अब दो तरह के बफर होते हैं, एक एसिडिक होता है, एसिडिक बफर होता है। अब एसिडिक बफर कौन से बफर होते हैं, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। वीक एसिड लेंगे हम, वही बात आ गई, वीक एसिड क्यों लेते हैं, ताकि मेंटेनेंस हो, लेकिन साथ हम कुछ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट भी लेंगे ताकि वो भी क्या ऐड अप होके अच्छे से, वो जो बाहर से कोई फार्म मटेरियल हम ऐड कर रहे हैं अपनी बॉडी में, उसको क्या कर सके, उसकी पीएच को रेजिस्ट कर सके, चेंज ना होने दे जो बॉडी की पीएच है। वीक एसिड में क्या ऐड करें, साल्ट, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। साल्ट ऑफ Salt वीक एसिड विद strong. स्ट्रॉन्ग बेस। समझ आ रही बात की, इसकी एग्जांपल में बताता हूं। एक बात याद रख ले, पेपर टोटली कॉन्सेप्चुअल होगा, मुझे ये रट्टे वाला सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ मैं आपको बता भी देता हूँ पेपर में क्या है, 3 न्यूमेरिकल है। ठीक है, किस सर ये दोबारा पीछे वाली लाइन रिपीट करते हैं। पीएच एसिडिक वाला, जी सर। एसिडिक बफर वो होता सर है जिस पेपर कब होना है? पेपर आप लोगों की मर्जी, मैंने बना दी है, चाहे कल हो जाए, कल ले, परसों रखवा ले, फ्राइडे को वैसे टाइम है, मैंने सेंड करना है लिंक बस, और तो कोई बात नहीं। सर फ्राइडे की है, चले फ्राइडे को कर लेंगे ताकि आप लोग तैयारी करें। ठीक है, फ्राइडे सर को कर लेंगे। एस्टिक दोबारा बता दें। जी हाँ सर। जी, एसिडिक बफर होता है हमारे पास, वीक एसिड लेना है आपने, प्लस क्या लेना है, साल्ट ऑफ वीक एसिड। ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग बेस, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, कैसे, वीक एसिड कौन सा ले लिया, CH3CO COOH। अब देखें, इस कंपोनेंट का साल्ट ले लें, इसमें से एक कंपोनेंट चूज कर लिया मैंने, CH3COOH COO। ये तो वीक एसिड हो गया, इसका वीक कंपोनेंट हो गया या नहीं हो गया जी, वीक एसिड, वीक एसिड का कंपोनेंट। अब स्ट्रॉन्ग बेस लेनी है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी हो सकती है, Na हो सकती है, क्योंकि NaOH से आएगा। हाँ जी, जी ठीक है, तो ये वीक एसिड होगा। इसकी दूसरी मिसाल H2CO3। अब इसका मैं एक कंपोनेंट ले लूं, CO3 ले लिया लेट्स सपोज एसिड का। अब स्ट्रॉन्ग ये तो एसिड का कंपोनेंट ले लिया CO3। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी हो सकती, KOH हो सकती है जी, बताएं। जी सर। तो K2 लगा दूं इधर, K2CO3, इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे दोनों Na2CO3 को, भी हो सकता है। जी Na2CO3। Na2CO3 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बता रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कंपोनेंट, अभी स्ट्रॉन्ग बेस का कंपोनेंट होना चाहिए वीक एसिड में। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करते तो एसिडिक बफर बन जाता है आपके पास, क्योंकि ओवरऑल पीएच तो एसिडिक की होगी ना, ये एसिड प्रेजेंट है। साल्ट तो आपको पता है न्यूट्रल होते हैं ना, समझ आ रही बात की या नहीं आ रही, साल्ट तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन पीएच किसकी वजह से होगी, एसिड की वजह से। तो ये था एसिडिक बफर। अब बेसिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर, बेसिक बफर आपके पास होता है कि वीक बेस ले लें आप, और वीक बेस का साल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका रिवर्स है। कैसे बताएं, एग्जाम्पल बताएं, कोई आप लोग बताएं जी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। NH4OH NH4OH एंड बताएं, NH4Cl NH4Cl। NH4Cl NH4Cl, देखें सही बताया। देखें अब ये कौन सा कंपोनेंट है, वीक बेस है ये सारी ओवरऑल,
और ये जो कंपोनेंट किसका है, वीक बेस का है, और ये जो आया है किससे आया है, HCl से आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। ठीक है, तो इस तरह से ये होती है। अब हम चलते वर्किंग ऑफ बफर, बफर की वर्किंग की बात करते हैं। अब एसिडिक बफर कैसे वर्क करता है बताएं। अब आपके पास ना, मेरे पास एक सॉल्यूशन मौजूद है। एसिडिक बफर क्या चीज होती है देखें पहले तो, ये देखें ये एसिडिक बफर में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है। अब इनको पहले अपने माइंड में रिवाइंड करें। H पॉजिटिव प्रेजेंट होगा, और दूसरा CH3COONA है, और आपके पास यहाँ पे मौजूद है H3COO प्लस Na। अब एक बात देखें, यहाँ पे दो चीजें मौजूद हैं आपके पास, बेसिक कंपोनेंट भी है और एसिडिक भी है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि इसमें मैं एसिडिक बफर की पहले हम वर्किंग की बात करते हैं। अगर मैं एसिड ऐड करूं तो क्या होगा बताएं। हाँ जी, H आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो ये H आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जो H आयन बाहर से आया ये एक्सटर्नल है, आप बात को समझिएगा, एक्सटर्नल है, और किसके साथ रिएक्शन करवा देगा, CH3CO के साथ, तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। अब ये वही बफर ने पीएच मेंटेन कर दी या नहीं कर दी बताएं, कर दी या नहीं कर दी। ये जो कंपोनेंट था इसका, इसके साथ रिएक्शन करवा दिया बफर का, तो कम पीएच मेंटेन होगी या नहीं हुई बताएं। जी सर। ठीक है, सर तो जो हम सर बाईस लेते हैं लाइक, जी सर एक दफा दोबारा बताइएगा। अब देखिए हमारे पास H पॉजिटिव आया बाहर से, हमारे पास बेसिक कंपोनेंट मौजूद है एसिडिक बफर में, तो वो किसके साथ रिएक्शन करवा देगा, बेस के साथ। ठीक है, तो एसिड बेस बन के क्या हो जाएंगे, आपके पास एसिड बेस कंबाइन हो जाएंगे, तो वीक एसिड अगेन प्रोड्यूस हो जाएगा CH3COOH। लेकिन ये सर जो जी हम लाइक लेमन यूज करते हैं तो वो इसी तरीके से उनको कंट्रोल करती है पीएच हाँ को। जी, वो वीक एसिड होते हैं। ठीक है, एसिडिक बफर। अब बेसिक बफर की क्या एग्जांपल होगी, बेसिक बफर। ये मीटिंग एंड होने वाली है, आप दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा, बस 5 मिनट का और हमारा टॉपिक है, ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अब हमारे पास आपके अगर बेसिक ले रहे हैं तो बेसिक बफर में और एसिड ऐड करो, तो अगर एसिड में और एसिड ऐड करें, वही तो किया था एसिड में और एसिड, एसिड ही ऐड किया था ना एसिड में। एसिड में अगर एसिड ऐड करेंगे तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो वो किसके साथ, जो एसिडिक कंपोनेंट का, एसिडिक जो होता है बफर उसका बेसिक कंपोनेंट के साथ वो क्या क्या रिएक्शन करवा लेता है। ठीक है, ये बन जाता है, इस तरह से वो दोबारा से एसिड बना देता है। ठीक है, समझ आ रही बात की। तो ये एक बात आपको मैं बताना नहीं चाह रहा लेकिन बता देता हूँ, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, देखें कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा। मैंने जो पहले जी रिएक्शन सर। दोनों में CH